नमस्कार। कल हमने संविधान के बारे में पढ़ा था कि संविधान कैसे बनता है और क्यों बनता है। आगे हम इसी पाठ को कंटिन्यू करते हैं और आगे समझते हैं। आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होती है। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है? यहाँ विशेषता दूसरी यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, परंतु अपने मन से वह कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि क्या है? पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। क्या होता है? जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ पर एक संविधान होता है। संविधान देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है? देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए, उदाहरण से समझेंगे कि जैसे हिंदू जाति का कोई व्यक्ति है तो वह कैसे काम करेगा? तो कैसे करेगा? अपनी जाति के नियमानुसार, यानी उसके वेदों में जो लिखा होगा वह उसके अनुसार, वेदों में, पुराणों में जो लिखा होगा वह उसके अनुसार ही कार्य करेगा। तो हम देश के नागरिक हैं, तो देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है, यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। तो संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं हमारा संविधान। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। देखो, संविधान कैसा? लिखित एवं विशाल संविधान में, और इसमें अगर आवश्यकता पड़ती है तो कोई संशोधन या परिवर्तन भी किया जा सकता है। और इसकी मूल संविधान में कुल कितने 22 भाग हैं, उसमें 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। अब यानी वर्तमान में अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। आइए जाने हमारे संविधान में क्या है। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों को पर विचार करें जो निम्नवत हैं। पहला क्या है? प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। समाजवाद हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। यहाँ पर आर्थिक स्थिति में, लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने को समाजवाद कहा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। यहाँ पर किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है। कैसे चुनी जाती है? भारत की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष
भारत का राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। वंशानुगत यानी कोई एक ही वंश का नहीं होता। जैसे मान लो कोई अभी एक वंश के राष्ट्रपति तो अगला भी उसी के वंश का होगा, नहीं, वह जनता द्वारा निर्वाचित होगा, यानी जो जनता जिसे चुनेगी वह भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा या राष्ट्रपति होगा। इसीलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है? भारत को गणराज्य कहा गया है। मानव अधिकार, मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर व जाति धर्म से संबंधित रखता हो। मानव अधिकार क्या होते हैं? जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे व्यक्ति कौन से किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। यानी 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा में मानवाधिकारों की घोषणा की थी। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। विश्व कब मनाता है? मानवाधिकार दिवस को 10 दिसंबर को मानवाधिकार के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अब हम पढ़ेंगे हमारे मौलिक अधिकार। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है कि हम कहीं भी किसी भी मोहल्ले में किसी के घर चले गए, देश में चले गए, प्रदेश में चले गए, उत्तर प्रदेश में चले गए, मध्य प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते, कोई भी इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। सोचिए ऐसा क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? मानवाधिकार। जिन्हें क्या कहा जाता है? मानवाधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो निम्नवत है। पहला है मानव समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से नहीं रोका जा सकता। क्या है यहाँ पर? समानता के अधिकार में कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, किसी भी विशेष जाति का हो, लेकिन किसी भी धर्म का हो, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जैसे दुकानों, होटलों और सिनेमा घरों में जाने से उसे रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। इसी प्रकार क्या है? सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त किया जाता है। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया यानी ये छोटी जाति का या बड़ा जाति का, इस चीज़ को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। अब स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब प्रत्येक नागरिक विचार कर सकता है और उसे व्यक्त भी कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। आगे देखते हैं। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों से लड़ने की भी आज़ादी है। देश के नागरिकों को यदि कोई अत्याचार हो रहा है तो उससे लड़ने के लिए यूनियन बनाकर अपने अधिकारों से लड़ने की भी आज़ादी है। भारत के हर नागरिकों को अपनी इच्छानुसार कहीं आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता से कहीं भी जाने की, अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। वह भारत का नागरिक यदि वह है
तो भारत में वह कहीं भी रह सकता है। भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा अनुसार रोजगार कर सकता है, यानी वह रोजगार भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने एवं निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित किए हुए दंड नहीं दिया जा सकता। जब तक यदि कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और उसका अपराध साबित नहीं हुआ है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता, और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और जब कोई व्यक्ति एक अपराध करेगा तो उसे एक बार से ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। उसको अपने विरुद्ध, यानी वह हमारे विरुद्ध किसी को दूसरे को गवाही दे, इसके लिए आप उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है, कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना हमारा एक मौलिक अधिकार है। देखिए, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक उसका जुर्म नहीं साबित हो जा सकता उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब शिक्षा अधिकार। वर्ष 2002 में सम्मानित 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया है 86वें संशोधन में, अनुच्छेद में। तो जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एक्ट 2009 पारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है।